डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे और उसके साथ प्रतिलिपि वेबसाइट चला रहे थे, कुछ किताबें भी छाप रहे थे। अब तो वो खैर कुछ दिनों तक उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ काम वाम किया और बीच में एक ऑडियो कंपनी में भी रहे, स्विस कंपनी में। तो प्रतिलिपि पे उन्होंने कहा कि मैं इसको छापना चाहता हूँ, तो मैंने एक हिस्सा उसका भेज दिया कि इसको आप छापें। तो उस हिस्से से उन्होंने एक लाइन पिक की कि एक बीएसएफ का जवान जो गाजीपुर का रहने वाला है, वो अपनी छुट्टी बिता के नॉर्थ ईस्ट लौट रहा था उसी ट्रेन से जिससे हम लोग जा रहे थे। तो जब भी मैं उससे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता था तो कहता था कि हम मारिए, वो भी कोई देश है महाराज, जा रहे हैं जो वहाँ आप, इतना मच्छर वहाँ है और उग्रवादी है और वहाँ का छोकड़ी सब बहुत बदमाश है। तो ये गिरिराज किराड़ू की आंख थी कि उसने ये लाइन पिक की। और इस तरह से ये टाइटल अस्तित्व में आया, वह भी कोई देश है महाराज। ये टाइटल गिरिराज का दिया हुआ है। वह भी कोई देश है महाराज। वह भी कोई देश है महाराज। देश नहीं है, देश। भदेश। तो ये वहां से आया उसका टाइटल। और ये टाइटल काफी जो तंज था इस टाइटल में, जो एक उपेक्षा वाला भाव था, वो कन्वे हुआ, काफी दूर तक गया। तो इस तरह इस किताब को लिखने के बाद फिर क्या आपकी नौकरियों का सिलसिला रहा? इस किताब को आ गई, किताब छप गई और एक लेकिन इससे ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। और मैं गौर से जो कंटेम्परेरी किताबें छप रही थी उनको पढ़ने लगा, वरना मैं कंटेम्परेरी कुछ नहीं पढ़ता था। मैं अपना क्लासिक वासिक की दुनिया में घूमने वाला आदमी था। दोस्तोवस्की वगैरह मेरे प्रिय लेखक थे तो उनको पढ़ता था, लेकिन मैं फिर पढ़ने लगा कि मेरे अगल बगल के लोग क्या लिख रहे हैं। क्या लिख रहे थे? ज्यादातर तो फिक्शन ही लिख रहे थे, कहानियां लिख रहे थे। और कविताएं मैं पढ़ता रहा हूँ शुरू से, तो उसमें भी मेरा वही रहा कि कविताओं में मुझे एक दो हिंदी के कवि अच्छे लगे, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। लेकिन उसमें भी मैंने विदेशी कवियों को ही ज्यादा पढ़ा, जैसे विलियम ब्लेक मेरे बड़े प्रिय कवि। और भी तो मेरा ध्यान जाने लगा। और उसी समय एक और बात हुई कि मैं हिंदी छोड़ करके अंग्रेजी में चला गया पत्रकारिता करने। मुझे लगा कि हिंदी की कुत्ता घसीटी में से बेहतर है कि अंग्रेजी में चला जाए। तो ठीक भी था। मैंने सबसे लंबी नौकरी अपने जीवन की अंग्रेजी में ही की, 7 साल में पायनियर में रहा। तो उसकी वजह ये थी कि वहां पैसे वैसे तो नहीं थे, क्योंकि पायनियर डूबता हुआ अखबार था और जो अखबार के मालिक थे उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, तो काफी पैसा वो अपनी पॉलिटिक्स में लगा रहे थे। पहले वो बीजेपी में गए, फिर उसके बाद कुछ और करने लगे। चंदन मित्रा आडवाणी के बड़े खास थे। तो उसके बाद फिर मैं वही आप समझिए कि 12 तक पायनियर में रहा, लखनऊ। और उसके बाद फिर मैं लिखने के बारे में सोचने लगा कि जो एक तो मुझे प्रशंसा मिली, उसने भी बड़ा अपना रोल प्ले किया, उसको डिनाई नहीं कर सकते। और फिर 13 में मैंने एनबीटी ज्वाइन कर लिया, नवभारत टाइम्स ज्वाइन कर लिया। और 14 के इलेक्शन में
मैंने तय किया कि मुझे अब नौकरी हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ लिखने पे फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर मैंने छोड़ दी और अपना पहला उपन्यास लिखने की कोशिश की, जो मैं विफल रहा, पूरा नहीं कर पाया उसको। मैं कुछ दिनों तक जा करके 1-1.5 महीने तक असद जैदी के साथ रहा, केम्प्टी फॉल के पास उनका घर है, वहाँ रहा। फिर हिमाचल प्रदेश में एक लेखक ने मुझे अपना घर दे दिया था, वहाँ 4 महीने रहा, लेकिन कुछ बना नहीं। और फिर लौट आया। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, कभी लिखा कभी नहीं लिखा, लेकिन हाँ, लिखने के बारे में फिर लगातार मैं सोचने लगा। और उसके बाद नौकरियों का अंत हो गया एक तरह से। ये हुआ। तो इस तरह अगर देखें कि इस किताब में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली यात्राओं का विवरण है, इस किताब ने आपको खुद तो एक लेखक के तौर पर आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, वो तो एक बात है। उतने से ही बात बनती नहीं है। बात ये होती है कि आपको थोड़ा बाहर स्वीकृति भी मिले। पाठकों की तो भरपूर स्वीकृति मिल रही थी, और पत्रकार के रूप में शायद ये जो हिंदी का बौद्धिक जगत है या हिंदी सेवी जगत है, वो आपको तो कुछ भी गिनता नहीं रहा होगा जब तक ये किताब नहीं आई थी। हाँ, सही बात। आप उनके लिए एक बिल्कुल, जिसे कहते हैं, एक अनाम कुल का एक व्यक्ति अचानक सतह पर टिमटिमा उठा। तो ये बात जब आप देखते हैं तो उसके कुछ उदाहरण बताइए कि जैसे आपने कहा बड़ी आसानी से कि असद भाई ने आपको ये जगह दे दी और फला जगह पे, वो हिमाचल में, इस तरह की स्वीकृतियां भी मिलना शुरू हो गए। और ऐसे लोग जो अभी तक इस लेखक को नहीं जानते थे, उसमें पूरी तरह आस्था व्यक्त करने लगे। इसके अनुभव बताइए। हाँ, इसके अनुभव क्या बताएं। दरअसल एक ये भी है कि पता नहीं क्या कारण है कि इस तरह के अनुभवों को मैं बहुत सहेज के और याद करके नहीं रख पाता। मुझे ये सब एक सफर जैसा लगता है कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए स्वीकृति मिली, बहुत प्रशंसा मिली, पुरस्कार मिले, चर्चा मिली, बीत गया। अब कुछ और होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो मैं बहुत उसको सहेज के नहीं रख पाता। लेकिन कुछ कुछ मेमोरीज चली आ रही हैं तो मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। जैसे बुक फेयर में एक महिला ने कहा कि अपनी लिपस्टिक निकाल के दी कि आप इससे आप साइन करें, है ना। तो वो एक अजीब सी बात थी कि वाई लिपस्टिक। तो वो अपने प्रेम का इजहार कुछ इस तरह से कर रही थी। और दूसरा ये है कि मुझे लेखकों, आलोचकों ने जो मुझ में आस्था व्यक्त करनी शुरू की, उसकी बहुत चिंता कभी नहीं थी और अभी भी नहीं। आगे क्या होगा मैं कोई दावा नहीं कर सकता, क्या पता कल हो जाए आस्था। लेकिन जो साधारण पाठकों की तरफ से वो आता था, वो मेरे लिए बहुत काम का था, क्योंकि उस पर मैं यकीन करता था। बाकी इन सबको मैं बहुत अविश्वास की नज़र से लेखकों को, आलोचकों को हमेशा से देखता आया हूँ, अभी भी देखता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा संशय में रहता हूँ कि इनकी प्रशंसा का कोई सचमुच कोई वास्तविक मतलब है या ये बस यूं ही कर दी गई। तो एक तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों ने नॉर्थ ईस्ट की और दूसरी जगहों की उस किताब के प्रभाव में यात्राएं की। इसको लेके नॉर्थ ईस्ट गए और उन्हीं जगहों पे गए सबसे पहले कि ये जो इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई करने कि शालीन पियक्कड़ फ्रैंक यहाँ है या एडजुटेंट स्टार्क माजुली द्वीप पे है, जिसके गले से एक थैली लटकती रहती है। क्या इस तरह के भी सन्यासी हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या कैसे ब्रह्मपुत्र रात में उग्रवादियों की सड़क बन जाती है, रात में ब्रह्मपुत्र का कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाता है, या अरुणाचल में सेला पास पे 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, भोटिया कुत्ते कितने फेरोसियस और भयानक होते हैं। ये सब देखने के लिए बहुत सारे लड़के लड़कियां गए।
उसने एक तो भरोसा पैदा किया कि सचमुच मेरे लेखक में यकीन का ये उदाहरण है। और जो दूसरे नमूने मेरे सामने आए वो आलोचना के रूप में सामने आए। जैसे जब मेरे बहुत करीब के लोगों ने लिखा, एक दोस्त ने ही लिखा कि मैंने केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ये किताब लिखी है, केंद्र सरकार के अपराधों पे पर्दा डालने के लिए और उसको एक ह्यूमन फेस देने के लिए ये किताब लिखी है। या कुछ नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले कुछ हिंदी भाषी लोगों ने, पत्रकारों ने और लेखकों ने कहा कि ये किताब मैंने यूं ही नशे में लिख दी है और मैं नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल नहीं जानता हूं। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ से आने लगा कि यही सच्चाई है, तो फिर एक और बूस्ट अप करने वाली बात आई। तो इस किताब ने कुल्ले की जिंदगी बदली एक तरह से, कि मेरी जो इंफीरियरिटी थी वो खत्म हुई, एक नए तरह का कॉन्फिडेंस आया। और दूसरा जो मैंने शुरू में कहा कि किताब से ज्यादा उसको वहां जा करके 6 महीने जो सरवाइव करने का, बिना पैसे बिना संसाधन का सरवाइव करने का स्टिंट था, जो प्रोसेस था, उसने बदल दिया। क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ ड्रीम और खाम ख्याली में देखता था कि कोई ट्रेवलर कहीं जाए और किसी अनजान आदमी के घर रुक जाता है, खाना खाता है, फिर वो लोग उसको अगले सब पड़ाव पे भेजते हैं, फिर वहां कोई मिलता है, फिर वो वहां से आगे जाता है। ये सिर्फ फंतासी थी, ड्रीम था, उसको मैंने जी के देखा। तो इसने मुझे ये आत्मविश्वास दिया कि तुम जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, वो पॉसिबल है, कर सकते हो। सिर्फ यात्रा में नहीं, पूरे लाइफ में कर सकते हो। और शायद उसी ने ये नौकरी वगैरह छोड़ करके और सचमुच पूरा वक्त लेखन के लिए जो एक अनिश्चित जीवन है उसको जीने का कॉन्फिडेंस दिया। ये मैं उस किताब की उपलब्धि मानता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट में 6 महीने रहना हुआ, उसने जीवन को बदल दिया। मतलब अनिश्चितता में जीने का तरीका सिखाया। तरीका क्या सिखाया? हिम्मत दी, गट दी, कि एडवर्सिटी में भी खड़े रहना सिखाया उसने। वरना जो पहले मुझमें था, लेकिन बहुत कम था। इसमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि हिंदी की प्रकाशन जगत में, रचना जगत में उतरकर और सिर्फ लेखक बनकर सरवाइव करना, सरवाइव दोनों ही अर्थों में। एक तो ये कि आपके पास मॉनेटरी सपोर्ट भी आए, अपनी किताब के छपने बिकने के बाद इतना पैसा आए जो आपको नौकरी वो सुरक्षा देती थी। चलिए उससे थोड़ा कम आए, लेकिन आए तो सही। अच्छा, ये हो गया हमारा मुख्य धारा का हिंदी प्रकाशन व्यवसाय। इसके समानांतर एक नया व्यवसाय अभी शुरू हुआ। पहले उसका नाम हम कहते हैं दूसरा था, जो कि पल्प फिक्शन की दुनिया थी, जो संख्या बल पर चला करती थी। उसी से मिलता जुलता मेरी राय में, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग इस पर सहमत होंगे, मेरी राय ये है कि ये जो एक नई हिंदी नाम की एक ब्रीड और एक धारा निकली है, उसमें तो आप देख रहे हैं कि लेखक अलेखक सब लोग उसमें उस नाव में तैर रहे हैं और अच्छे ढंग से खुश हैं, और उनकी अपनी एक स्टारडम है उनका, और उसका अपना एक अलग व्यवसाय का गणित है। क्योंकि आप उसमें नहीं है दूसरी वाली धारा में, और पहली वाली धारा में परंपरागत रूप से वो लेखक ही ज्यादा बने रह पाते हैं जो पहली तो चीज के कुछ और कर रहे हो, यानी कि अध्यापक हो और किताब लिख रहे हो, किसी ऑफिस में क्लर्क हो तो किताब लिख रहे हो, अफसर हो तो लिख रहे हो। आप तो अभी सोच रहे हैं कि किताब ही लिखकर लेखक के रूप में ही रहा जाए। ये अपने आप में एक संशय से भरने वाली चीज है। इसके बावजूद आप भले ये कहें कि आपके अंदर वो संतई है कि अब समय है, हम बस लिख दिया और भूल गए और बढ़ गए,
लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि मुख्य धारा के प्रकाशन जगत का अपना एक गणित चलता है, जिसमें लेखकों के बने रहने न रहने के पीछे एक बड़ी गणित और राजनीति चल रही होती है। उनको छोड़ दीजिए जिन्होंने लेखन को पूरा वक्ती काम नहीं माना है। इस पर क्या कहते हैं? अब इस पे क्या कह सकते हैं कि एक तो जिस भाषा में मैं लिख रहा हूँ, कुल 100 साल पुरानी भाषा, बहुत पुरानी भाषा भी नहीं। दूसरा, उसमें पढ़ने लिखने का चलन का एक सियापा हमेशा चलता रहता है कि हिंदी वाला पढ़ता नहीं। तीसरा, प्रकाशक जैसा आप कह रहे हैं। चौथा, एक शैलो किस्म की जो चीज शुरू हुई है, नई हिंदी और सोशल मीडिया और प्रायोजित आलोचना और प्रशंसा का जो कॉकटेल है, कि उससे थोड़े दिनों के लिए आप भी लेखक हो जाते हैं और कलम गाल में धंसा के पोज देते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं। तो इस परिदृश्य में मैं क्या, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। बस एक चीज समझ में आती है और पता नहीं वो मुझे लगता सही ही होगी, वरना इतनी देर तक मेरे भीतर क्यों टिकी रहती। मैं तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सोचता हूँ। मैंने जो सोचने के बने बनाए तरीके हैं मुख्य धारा में जो हैं, उससे छोड़ दिया है। मैं अब ये देखने लगा हूँ कि एग्जैक्टली मेरे भीतर जो चल रहा है वो मुझे किसी नतीजे पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। मैं दी हुई शब्दावलियों, जार्गनों में बात करना लगभग बंद कर चुका हूँ। किसी दार्शनिक ने, किसी लेखक ने, किसी राजनीतिक चिंतक ने क्या कहा, वो उसका सच हो, मैं उसको नहीं कोट कर सकता, नहीं दोहरा सकता। मैं तो वो करूंगा, जो कहूंगा और करूंगा जो मुझे सबको छानने, फटकने, देखने, समझने के बाद लगता है कि हाँ ये डुएबल है, ये मेरी औकात के, मेरी क्षमता के भीतर है। तो मुझे अब भी लगता है कि इन सारे प्रपंचों और तिकड़मों के बीच में हिंदी में अच्छा लेखन नहीं हो रहा। प्रपंच तिकड़म ही ज्यादा। मुझे लगता है कि सचमुच की कोई किताब जिस दिन आएगी, सचमुच का कुछ भी लिखा जाएगा, तो उससे लेखक भी सरवाइव कर सकता है। और भाषा का क्या होगा, मैं उसकी चिंता में नहीं हूं कि समृद्ध होगी कि क्या होगा। पाठकों को भी कुछ मिल सकता है और पाठक भी पलट के लेखक को कुछ दे सकता है। तो दूसरा ये है कि मेरी अपनी जरूरतें बहुत कम, मैंने कम नहीं की, शुरू से ही कम। मेरा जीवन ही इस तरह का है कि उसमें बहुत जरूरतें हैं। पैसा आता है, खर्च हो जाता है, नहीं आता है तो भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे धुंधला धुंधला या धुंधले से साफ की तरफ ये लगने लगा है कि मैं लिख के सरवाइव कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ इसी प्रकाशन और इसी ठगी और सेंधमारी की दुनिया में मैं कमा सकता हूँ। और दूसरा ये है कि कुछ बेहतर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सब काम बंद कर दिए। अब सारा अटेंशन, सारा फोकस यही है, तो क्यों नहीं कुछ बेहतर होगा पहले से। मैं तो इस तरह से सोचता हूँ। इसमें ये भी है कि देखिए, ट्रैवलॉग थोड़ा सा आपके पत्रकारिता के आसपास की चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मदद करती है। लेकिन अब आप जैसे ही फिक्शन में आएंगे, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, हालांकि उसके बाद भी आपने जो किताबें लिखी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक लेखक के तौर पर ये जिम्मेदारी कि अब आपको पाठकों में एक नया सौंदर्य बोध, एक नई चेतना, एक नई आशा जागृत करना होता है लेखक के तौर पर अपनी कला के जरिए। और खुद अगर आपके जीवन में वो आस्थाओं के केंद्र न हो,
कि इसको लेके कहाँ जाएंगे। जैसे रात में आपने मुझे अपनी अभी ताज़ा कहानियों की किताब दी, अप्रेम और अन्य कहानियाँ, उसकी 2 कहानियाँ मैंने सुबह पढ़ी। एक तो वही ये जो हेट्रेड है, कम्युनल हेट्रेड, उसके बारे में है, इमाम दस्ता। और जो दूसरी कहानी है जो एक तरह से शहरी करण और गांव में पैदा हुई राजनीति, उससे उपजा हुआ एक व्यक्ति की त्रासदी के बारे में है। मैं वही सोचा था दूसरी कहानी को पढ़ते हुए कि ये आखिर कहाँ ले जाकर हमें छोड़ेगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी वो एक पत्रकारिता वाला एक, जैसे कहते हैं कि ऑनलुकर का एक बयान है कि उसने क्या नाम था इसका, राम अजोर को शहर से गांव में उस पेड़ की आम की तलाश में भेजा और आखिर में उसकी तो गाड़ी छीन दी गई वगैरह वगैरह। इसमें अगर एक लेखक के तौर पर आप देखें तो ये बड़ी चुनौती आप देखते हैं इसमें कि कहाँ पहुंचाएंगे अपने इसको। नहीं, देखिए वो इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर मेरे भीतर कोई आशा नहीं है, लेखक के भीतर आशा नहीं है और मुझे दिख भी नहीं रही है, अपने समय में नहीं दिखाई दे रही है, राजनीति में नहीं दिखाई दे रही है, और जो जगहें हैं समाज में, दुनिया में, वहां नहीं दिखाई दे रही, तो मैं आशा के चक्कर में क्यों पड़ूं? लोगों को कोई आशा सपना दिखाने के चक्कर में क्यों पड़ूं जब मेरे ही भीतर नहीं। तो ये जो आस्थाहीनता है, स्वप्नहीनता है, यह जो मोह भंग है और ये जो निरुपाय नागरिक का होना है, सिर्फ इसी को क्यों नहीं लिखा जा सकता? अभी मैं यही सोच रहा हूं। और मुझे ये भी लगता है कि हिंदी में ईमानदारी से नहीं लिखा गया। जो हमारा लेखक है वो कई चीजें एक साथ करने के चक्कर में रहता है। महान बनना चाहता है, समाज को दिशा देना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रशंसा पाना चाहता है और एक अपने इर्द गिर्द प्रभाव और सत्ता निर्मित करना चाहता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा सच है वो छूट जाता है। तो मैं उस चक्कर में नहीं हूं। लेकिन इसी में एक और बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि लेखक आशा पैदा करने में लगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा आदमी है, सामान्य आदमी, उसके जीवन की सच्चाइयां ही ठीक से नहीं लिखी गई और उनको लिखना ही अपने आप में एक बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत चुनौती भरा और सकारात्मक काम, अच्छा काम। तो मैं अब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो जहाँ तक आपने उसकी बात की कि एक ऑनलुकर वाला, तो वो मेरे साथ चला आया है, वो रहेगा भी, क्योंकि लेखक भी एक ऑनलुकर ही है। लेकिन उसके आगे अब एक नई चीज विकसित हो रही है कि मैं अब तक जो मैंने लिखा है उसमें ज्यादातर बाहरी आदमी का बहिरंग आता है, बाहर की दुनिया आती है। अब मेरा धंसान हो रहा है मन के भीतर की दुनिया में, और मुझे लगता है कि मेरा जो पहला उपन्यास आएगा उसमें ये धंसान दिखाई देगी। और इतना ही अगर मैं लिख सकूं कि अपने समय की जो सच्चाइयां हैं उनको व्यक्त करने में समर्थ हो सकूं, तो यही बड़ी बात होगी मेरे लिए।
सही बात है। क्योंकि लिखने उखने को लेकर जो रोमांस होता है, जो बलबले होते हैं, वो सब हवा हो चुके हैं। वो गया जमाना। अब ये है कि इन सच्चाइयों को जो तुम्हारे भीतर जैविक रूप से उत्पात मचाए हुए, जो तुम्हारे अनिद्रा का, तुम्हारे माइग्रेन का, तुम्हारे बुखार का, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारे गुस्से का कारण, इसको तुम शब्दों में कैसे बदलोगे? अब ये चुनौती है, कैसे बदलोगे? और वो बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि उसके लिए बहुत शांत होकर के, बहुत लगन के साथ अपने भीतर की लय को पकड़ना और उसका तादाद में जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में उसके साथ बिठाना और उसको एक ऐसी भाषा में लिखना जो भाषा भी लोगों को सुलाती है, उनीदा करती है, बोर करती है। एक ही भाषा में 50 साल तक लिखा जाता है और लोग एक आंख बंद करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं या उम्मीदें रह के पढ़ना शुरू करते हैं, इस भाषा में लिखा है तो ऐसा ही हो। उसको एक ऐसी भाषा में कि उसको चैतन्य हो के पाठक पढ़ने के लिए बाध्य हो और उसका कोई असर हो, उस भाषा की भी खोज अपने आप में एक बड़ा काम। तो यही एक बड़ा काम है, यही 2-3 काम कर लें, यही बहुत है। बाकी लेखन से कोई बहुत मेरी रूमानी किस्म की मुराद नहीं। वो अब जीवन शैली जैसा हो गया कि ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें जो लॉस्ट फीलिंग होती है, इसकी जो अपनी लय, उसी में थोड़ा बहुत अर्थ मजा मिलता है जीवन का। बाकी और किसी चीज में आता नहीं। कर रहे हैं। असल में जो पहले मैं कह रहा था वो तो मेरा एक तरह से बाहर रहकर ही देखना हुआ कि मैं बाहर रहकर एक लेखक को और उसके पाठक, प्रकाशक और ग्राहक समाज को देखूं, एक उस पर एक विहंगम दृष्टि डालूं। तो विहंगम दृष्टि डालने पर जो मुझे लगता है कि ये बहुत परीक्षाओं से गुजरने का मसला है। यानी कि पाठक भी आपको टेस्ट करता रहता है और इसके साथ पाठक तो फिर भी अपने भोलेपन में टेस्ट करता है, लेकिन जो इसके खिलाड़ी हैं इस व्यवसाय जगत के, वो आपके एक तरह से दुश्मन हो जाते हैं। वो अपना एक अपने पैरामीटर्स, अपनी अब तक की जो आलोचकीय जो कारगुजारियां हैं, वो सब आपके ऊपर आजमाते हैं। पहले उपेक्षाओं से आपको हराएंगे, फिर आपको मतलब आपके खानदान को तलाशेंगे कि मतलब आप किस, मतलब अगर लेखकी खानदानी देखा जाए तो कौन सी लीगेसी को आप रेणु में पढ़ते हैं कि श्रीलाल शुक्ला में पढ़ते हैं कि आप भगवती चरण वर्मा में पढ़ते हैं, ये सब शुरू हो जाता है। जब तक आप वो उन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं प्रस्तुत करेंगे, वो आप एक असहज उनके लिए गले की फांस बने। तो यहाँ तो कोई लीगेसी नहीं, न कोई अभी तक लेवल चिपक पाया। और कहाँ से लीगेसी आएगी? लीगेसी अगर मैंने विधिवत हिंदी की पढ़ाई की होती, हिंदी 12वीं के बाद मैंने अगर पढ़ी होती, कुछ लेखकों की, कुछ आलोचकों की सोहबत की होती, जैसे अखाड़े में पट्टे निकाले जाते हैं, किसी अखाड़े से निकला होता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैंने तो लिखना ही बहुत देर में शुरू किया। कोई 35-36 साल में क्या लिखना शुरू करता है? मैंने तो, मेरी पहली कहानी 36 साल में छपी। और दूसरा ये है कि लिखने से पहले मैं हिंदी पढ़ता भी नहीं था, बहुत कम पढ़ता था। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था। उसके बाद ज्यादातर मैं पॉलिटिक्स और फिक्शन, वो भी पॉलिटिक्स अब मेरे अनुभव की चीज थी और फिक्शन ज्यादातर रूस का या यूरोप का या स्कैंडिनेविया का, उधर का पढ़ता रहा।
तो यहाँ लीगेसी जैसी कोई बात ही नहीं। और मुझे ये अब अच्छा लगने लगा है, मुझे लगना लगा है कि लीगेसी वगैसी का बोझा ले करके, किसी का ठप्पा आप ले करके कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आप चाहे उसको शर्मा शर्मी लिहाज कह लें, चाहे दिमाग का प्रशिक्षण कर लें, आप तेली के बैल की तरह उसी गोल गोल रट में घूमते रहेंगे जिसपे हमारा हिंदी की राइटिंग पिछले 30-35 साल से घूम रही। तो कुछ नया करना है तो आपको इस लिगेसी विगेसी को झटकना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यह लिगेसी है ही नहीं, तो मुझे बड़ा हल्का महसूस होता है। लगता है कि हाँ, किसी भी नई तरफ जाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यही हो सकता है ना कि जो प्रकाशक है वो नहीं छापेगा, पैसा नहीं देगा, आलोचक ध्यान नहीं देगा, इतना ही होगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या नुकसान मेरा किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। इधर एक नई बात मैं देख रहा हूं अपने सोसाइटी में और हिंदी में, कि जितना इंटरनेट का असर बढ़ रहा है, एक तो किताबें रीडर्स तक पहुंचने के लिए पहले की तरह बुक स्टोर की चेन्स की मोहताज नहीं रह गई। कोई भी कहीं से फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दे करके, नेट अमेजन पे ऑर्डर करके खरीद सकता। दूसरी चीज इससे भी महत्वपूर्ण हुई है कि जितना इंटरनेट का असर बढ़ रहा है, हर तरह की सूचनाओं की घनघोर बारिश, और ये सूचनाएं ज्यादातर इनमें से किसी खास मकसद के लिए बनाई गई सूचनाएं, और इसमें क्या झूठ है क्या सच है ये छान पाना बहुत कठिन है। और इससे भ्रम भयानक बढ़ता जा रहा है। मतलब आप इन दिनों देखिए, इतिहास के, कला के, दर्शन के, संस्कृति के, हर चीज के कई कई वर्जन इंटरनेट पे उपलब्ध है। एक सूचना किसी के लिए सही है, वो दूसरे के लिए गलत है, तीसरे के लिए अर्धसत्य है, चौथे के लिए अफवाह है, पांचवें के लिए ट्रोलिंग। ऐसे में फिर से एक बार कि इस इंटरनेट से जो बरसती हुई जानकारियों, सूचनाओं और ज्ञान का जो अर्धसत्य और भ्रम का जाल है, इसके बीच में ठीक क्या है, सही क्या है, हम किसको माने, किसको ना माने, इस बेचैनी में युवाओं ने पढ़ना शुरू किया। और मेरी जो कुल उम्मीद है, जिसके बिना पे मैं ये जुआ खेलने को तैयार हूं, सारी जिंदगी बिना कुछ नौकरी किए लिखते चले जाने को तैयार हूं, चाहे इसमें अब 9 पढ़े चाहे 6 पढ़े, उसका आधार यही लोग हैं जो इस भ्रम के समय में अच्छी राइटिंग की तरफ देख रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि अब किताबें खुद छापी भी जा सकती हैं, लेकिन वो भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कोई सचमुच लिखने में मुब्तला है वो किताब उताब नहीं छाप सकता, क्योंकि लिखने के लिए आपको किसी एक विचार के साथ बहुत देर तक रहना पड़ता है। उस विचार के साथ रहने के लिए जो परिस्थितियां होंगी वो निर्मित करने में आपका बहुत समय जाता है। किन परिस्थितियों में आप किसी विचार के साथ लंबे समय तक रहेंगे? कि ये नौकरी चाकरी करते हुए, घर परिवार और सामाजिकता और पार्टी वार्टी करते हुए आप नहीं किसी विचार को लंबे समय तक विकसित कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो सॉलिट्यूड चाहिए, दूसरा ये है कि एक डिसिप्लिन चाहिए कि आपके भीतर जो चल रहा है, वो जो भाव है, वो विचार में बदलने से पहले जिस जगह रहते हैं उसको अप्रोच करना, या शब्दों में बदलने से पहले जहां रहते हैं उस जगह को अप्रोच करना, वो भी एक कठिन काम। अप्रोच आपने कर लिया, फिर उसको कागज पे या कंप्यूटर पे लाना, तो इसके लिए बहुत एनर्जी,
बहुत टाइम चाहिए होता है। अब किताब छापने का जो धंधा है ना, तत्काल आपको फिर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, स्टाफ रखने पड़ेंगे, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आलोचक, समीक्षक और पता नहीं कौन 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 बहुत सारे इवेंट करने पड़ेंगे। तो ये लेखक नहीं कर सकते। लेखक हद से हद वही कर सकता है जो एक जमाने में नागार्जुन ने करने की कोशिश की थी, कि वो अपनी किताब ट्रेन में बेचने की कोशिश उन्होंने की थी कि वो कुछ बेच लें। लेकिन मुझको लगता है कि वो भी बहुत दूर तक नहीं गया, क्योंकि वो किसी प्रकाशक वगैरह को बताने के लिए किया होगा कि तुम अगर नहीं बेच रहे हो तो हम ही अपनी किताब बेच लें। तो यही है परिदृश्य। इसमें एक अच्छी बात तो मुझे थोड़ी पीछे जो आपने कही थोड़ी देर पहले, वो मेरे जहन में टिक गई है थोड़ी सी, और उस पर चाहूंगा कि थोड़ा और बोलिए। वो बात है कि भाषा में उस भाव को लाना, उस मंतव्य को को सिरजना कहा जाए। करने के लिए तो भाई पूरा लेखीकरण इसी का दूसरा नाम है। हम लेकिन अभी अलग संदर्भों में बात कर रहे हैं। संदर्भ ये है कि हमारे सामने एक नया लेखक है और उसके बाहर एक बहुत बड़ा मकड़जाल है, मतलब किताबों के व्यवसाय का, उसकी राजनीति का, उसमें पृष्ठपेषण का, और उसकी समांतर चलती हुई एक नई हिंदी की धारा का। इन सब के बीच में ये जो बात है जिसको आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो उस भाषा में उसको लाना, जैसे कि मैं खुद इसी में देख रहा था, तब मैं किसका कुत्ता था, इसमें मैं देख रहा था कि कुछ चीजें तो सूचना की तरह आ रही हैं, मसलन के वो पोस्टर लगे हुए हैं वगैरह वगैरह वो सब बातें, लेकिन जो वो पूरा उसका गाड़ी से निकल कर शहर से गांव तक आना और उसके मन में ये शंकाएं कि वो पहले तो बताना नहीं चाहता है कि भैया को पता चल जाएगा, वो एक तरह से अपने उस किसी एक लॉस्ट मेमोरी को ट्रेस करने की एक जर्नी पर निकला हुआ है, और उसमें काफी वो गहरे, वहां पर वो भाषा की परीक्षा दिखाई देती है। अब लेकिन इसमें एक खतरा ये होता है कि जैसे कि निर्मल वर्मा, आप अपनी ही बनाई हुई एक मोह की भाषा का एक संसार, उसमें फिर आप ड्वेल करने लगते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है कि अगर आप सचमुच अनुभवों की पवित्रता पर या उनकी सच्चाई और गहराई, इंटेंसिटी पर यकीन करते हैं और उसको शब्दों में वैसे बयान करना चाहते हैं, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह के अनुशासन तो ठीक ही शब्द है, लेकिन साथ में एक आत्म नियंत्रण और वर्जनाएं उसमें चलेंगी। अदरवाइज आपको अगर पता चल गया कि आपका ये वाला सिक्का चल रहा है, तो वो वाले सिक्के में फिर ढली हुई किताबें आने लगेंगी। नहीं, जैसे मुझे अपने लिखे के बारे में बतियाना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कुछ जहीन किस्म के और थोड़ा हार्श, क्रिटिकल किस्म के पाठकों की तलाश में रहता हूं कि जो कुछ उन्हें महसूस होता है ईमानदारी से मुंह पे कह सके, क्योंकि मैं यही जिंदगी भर मैं भी कहता आया हूं अपने जीवन में, अपने घर से लेकर के बाहर तक यही करता आया हूं कि जो जब महसूस होता रहा उसको दबाता रहता हूं, और एक दिन ऐसा आता है कि नहीं दबा पाता, कह देता हूं, और उससे संबंध भी खराब होते हैं और बहुत सारे प्रपंच खड़े होते हैं, और इसी नाते ये सब अराजक और एक तरह से वाहियात टाइप के टैग भी लगते रहते हैं। मैं इसको देखिए दूसरे तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि आप एक ऐसी भाषा का निर्माण करें जो बहुत मोहक हो, और उस भाषा में आप लगातार लिखते हुए चले जाएं, जैसा कि निर्मल वर्मा ने किया। कुछ जो हमारे जीवन के आसपास की सच्चाइयां हैं, बस
उसको हल्का सा उसकी कहीं कहीं त्वचा को छू के निकल जाते हैं, उनके साथ डील कभी नहीं करते। हाँ, लेकिन भाषा एक बड़ा अजीब सा, जो ये वास्तविक दुनिया और आध्यात्मिकता, इसके बीच में एक अजीब धुएं की तरह, फाहे की तरह, कभी एक तरल की तरह बहती हुई, वो एक अजीब सा सुख देती। और वो सुख इस तरह का है कि जो पढ़ने वाले की बेचैनियां हैं, उसकी जो घुटन है, उसकी अवसाद है, उसको कहीं 2%, 3% वो भाषा छू लेती है, तो एक हल्का सा रिजोनेंस बनता है। लेकिन वो ठीक ठीक उस रिजोनेंस को, चूंकि उसमें स्पष्टता नहीं है, किसी चीज को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक डील नहीं किया गया है, इसलिए ठीक ठीक पाठक भी नहीं बता सकता कि निर्मल वर्मा में उसे क्या अच्छा लगा। अच्छा लगा, बस वो एक आध्यात्मिक किस्म का अनुभव बन के रह जाता। इसी के बरक्स एक और बात है कि जीवन लगातार इवॉल्व कर रहा है, बदल रहा है। और जीवन का बदलना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे आसपास राजनीति बदल रही है, हमारे आसपास अर्थव्यवस्था बदल रही है, हमारे समाज का ढांचा बदल रहा है, माँ और बेटे से लेकर के हर तरह के संबंध बदल रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसको कहने के लिए भी तो एक नई भाषा चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई लेखक, हर लेखक की भाषा तो एक किताब से दूसरी किताब के बीच में बदल जानी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी किताब है तब तक जीवन बहुत बह चुका है, बदल चुका है, समय बहुत बीत चुका है, और वो किसी एक नए चीज के बारे में है। कम से कम पिछली किताब वाला विषय तो नहीं है उसमें, उसे बदल जाना चाहिए। तो मैं इसके पक्ष में हूं कि भाषा बना करके और उसको पोसना नहीं चाहिए, वो विषय के साथ बदलनी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे साथ दूसरी दिक्कत, मेरे साथ शुरू से ही ये दिक्कत थी कि मेरे भीतर चीजों की प्रक्रिया बहुत तेज होती थी। उसका सेंसेशन मुझे महसूस होता था। जैसे मैंने कुछ महसूस किया, अगर मैंने फियर महसूस किया तो वो साला मेरा पेट खराब कर देता था। मैंने गुस्सा फील किया तो कुछ देर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मेरे हाथ पैर सब अकड़ जाते थे, नाक फूलने लगती थी, आंख तन जाती थी, बीपी बढ़ जाता था। अब पहले इस प्रक्रिया से छूटे तब तो हम उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाएंगे कि वो क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। हम तो उस गुस्से में, उस दुख में, उस अवसाद में ही फंसे। तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से जो चीज परेशान कर रही है उसको देखना ही भाषा बनाने की सबसे बड़ी लैब है, सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ी कीमिया। तो मैं उस दिशा में हूं, उस रास्ते में कि जीवन जिस तरह से बदल रहा है और हमारे आसपास का दुनिया जिस तरह से बदल रही है, उसके लिए नई भाषा उसको हर तरह, दोनों ही तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से भी और उसमें शामिल होकर भी, द्वंदात्मक तरीके से देख के ही बदली जा सकती। तो मैं उस रास्ते पे हूँ, देखते हैं कहाँ जाता है। मैं उसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद रास्ते। हाँ, लेकिन ये सफर बहुत मजेदार सफर है। इसमें अपने भीतर जो बहुत दबा हुआ है, या जिसे हमने समाज के दबाव में दबाया है, अब तक छिपाया है, वो उभर के बाहर आ रहा है। मेमोरी के बहुत सारे हिस्से जिनको जानबूझ के, जिन पे पर्दा डाल दिया गया था, बंद कर दिया गया था, वो खुल रहे हैं। और एक नए तरह का आदमी भी बन रहा है इसी प्रोसेस में, कि जो कुंठाएं थी, जो कॉम्प्लेक्स थे, उनकी भी जकड़ने ढीली पड़ रही कि ऐसा क्या है जो तुम दुनिया से छिपाए फिरते हो, कहो। मतलब क्या तुम जैसा जीवन इससे पहले लोगों ने नहीं जिया? तुमसे बदतर जीवन लोगों ने जिया है, तुमसे बेहतर जीवन जिया है। तो ये जो स्वीकार वाला भाव आया है कि जो अपनी
शर्म है, अपनी जो कुंठा है, अपने जो डर हैं, अपनी जो वल्नरेबिलिटी वाली जगह हैं, उनको जो देखने टिक करके, पहले तो आंख टिका के देखना ही कठिन था, लेकिन अब दिखने लगा है, और उसको कहने की कोशिश करना, इसमें भी एक मजा है, इसमें भी एक मजा है। बहुत लाइट, बहुत हल्कापन बाद में महसूस होता है। सुख जिसको कहते हैं, वो सचमुच सुख वही थोड़ी देर का, एक किताब से दूसरी किताब के बीच का सुख कह सकते हैं इसमें। और वही भाषा के बनने की जगह भी। एक चीज और होती है, जैसे कि रचयिता होने से एक मसीहाई का अपने आप एक वो आ जाता है ना, एक खुद ही को मसीहा मान लिया, तो वो खतरा भी तो रहता है कि अब मैं, हालांकि आप इस पर पहले बोल चुके हैं, लेकिन इतना ये निष्क्रियता रहेगी तो बच जाएगा आदमी, लेकिन मेरे करने से कुछ हो रहा है। आप इन्हें कहा कि आपने ऐसी किताब लिखी जिसको लेकर लोग नॉर्थ ईस्ट विजिट करने चले गए, उसने मतलब वो एक मूवर शेकर का काम भी कर रही है, तो जाने अनजाने आप मसीहा तो हो जा रहे हैं। नहीं, इसको आप यहाँ से देखिए जहाँ से मैं देखता हूँ। रचयिता होने का भाव मुझमें इसलिए नहीं पैदा होने पाता कि मैंने कुछ शून्य से नहीं रचा है। ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, एक तो इसी समाज से हासिल किया गया है, वाचिक परंपरा से हासिल किया गया है, अपने माँ बाप से, अगल बगल के लोगों से, कुछ शिक्षकों से, और बहुत ज्यादा दोस्तों से और दुश्मनों से। दूसरा, इसके पीछे एक लंबी ज्ञान की परंपरा भी है। जो कुछ भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बीच बहुत सारी फिलॉसफीज ने, पॉलिटिकल फिलॉसफीज ने मौजूद, मैंने उनको वहां से पढ़ा है। तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि मैं सचमुच का रचयिता हूं। मैं शून्य से कोई चीज नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं इसी समाज से, इसी ज्ञान और विचार की परंपरा से कुछ ले करके, कच्चा माल ले करके, उसको प्रोसेस करके और अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, अपनी भाषा में रख रहा हूं। तो इसलिए रचयिता होने का घमंड क्यों हो भला? मेरा मौलिक तो कुछ बहुत है नहीं इसमें, बस मौलिक ये है कि वो मेरे भीतर प्रोसेस हुआ और कुछ मैंने उसमें जोड़ा। कुछ जोड़ने से आप संपूर्ण रचयिता नहीं हो सकते। ये आपने लिया है लोगों से, मतलब लोगों का मतलब है 5000 साल पहले के लोगों से आपने लिया है, तो रचयिता होने का भाव तो नहीं आ सकता। और दूसरा ये कि मेरी किताब पढ़ करके कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट चले गए या कुछ लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, ये भी कोई दम नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि मेरी खुद अपनी जिंदगी भी तो बहुत सारी किताबों को पढ़ के उलट पलट होती रही है। ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। आज मेरी किताब पढ़ के वो नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, कल किसी की किताब पढ़ के ध्यान लगाने लगेंगे, परसों किसी की किताब पढ़ के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लगेंगे, नर्सों की किसी की किताब पढ़ के तैराकी करने लगेंगे, राजनीति करने लगेंगे। तो इसमें घमंड पालने की कौन सी बात है? ये तो स्ट्रीम है, धारा है बहती हुई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसीहाई जैसी बात इसमें है ना, नहीं है। ये तो तब हो सकता है कि लेकिन वो करने का मौका आदमी को नहीं मिल पाता। सच्ची मसीहाई लिखे के साथ ऐसा है कि लिखा तुरंत काम नहीं करता। दोस्तोवस्की को मरे हो रहे होंगे 150 साल, नीत्शे को मरे उससे भी ज्यादा समय हो रहा होगा, या डॉन क्विक्जोट लिखने वाले को मरे बहुत दिन हो गया, शेक्सपियर को
मरे बहुत दिन हो गए। अब जाकर के उनका असर, उनके इडियम्स, उनकी भाषा, उनके विचार लोग बरत रहे हैं। तो अब अगर शेक्सपियर जिंदा होता तो जैसे उसने इडियम दिया था कि टू ब्रेक द आइस, देखता कि वो हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मसीहाई का भाव आ सकता था। लेकिन शेक्सपियर बचा कहाँ, वो तो मर गया। तो लिखने के साथ यही होता है कि आप मसीहा बनने के लिए बचे नहीं रहते। अगर आपने सचमुच अच्छा लिखा है, बहुत दिन बाद नोटिस होगा, उसकी मसीहाई का ठेका कुछ और लोग ले लेंगे। जो शेक्सपियर के नाम पे इवेंट करने वाले लोग होंगे, उसकी किताबें छापने वाले लोग होंगे, उसके नाम पे एकेडमी चलाने वाले लोग होंगे, वो सब वो ले लेंगे। सचमुच शेक्सपियर कभी मसीहा नहीं बन पाएगा, वो स्कोप ही नहीं है बनने को, मर जाएगा। लेखन का असर इतना धीमा होता है, तो मुझे लगता है कि ये खतरा तो नहीं। अच्छा, हम लोगों ने तो एक किताब पर ज्यादा देर तक चर्चा की, बाकी जो और किताबें इस बीच में आपकी आई उनके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, नगर वधुएं और दूसरी किताबें, कीड़ा जड़ी वगैरह, तो बताइए। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, बनारस की वेश्याओं के बारे में है। और वो किताब इस तरह से बनी कि बनारस में एक डीआईजी था जिसकी बीबी ने आत्महत्या कर ली, और ये बात भी सामने आई, खास तौर से इंश्योरेंस कंपनियों ने जांच वांच शुरू की, तो ये बात सामने आई कि उसकी बीबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी सल्फास खा के, और वो काफी प्रताड़ित रही थी उससे पहले। हालांकि बाद में उस लड़की के पिता ने भी लिख के दे दिया था कि उसको स्वाभाविक मौत हुई थी। वो अपने इमेज के मेकओवर के लिए कुछ मठाधीशों, संतों, महात्माओं के कहने पे उस पुलिस अफसर ने बनारस शहर से वेश्याओं को भगाने का एक अभियान शुरू किया कि इससे सब कुछ धुल जाएगा, सारी बातें दब जाएंगी। अब वेश्याएं कहाँ जाती, उनको कहा गया कि हम तुम्हें अचार बड़ी पापड़ बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तुम जाकर के अचार पापड़ बनाओ। सिलाई मशीन दे रहे हैं, जाके कपड़े सिलो। भैंस दे रहे हैं, जाके भैंस पालो, दूध बेचो। तो वेश्याओं ने कहा कि हमारा सिला हुआ कपड़ा कौन हमारे यहाँ कपड़ा सिलाने आएगा, कौन हमारे हाथ का दूध पिएगा, कौन हमारा पापड़ खाएगा। तो हमारा तो ये तरीका नहीं हो सकता पुनर्वास का, हमको किसी और तरीके से कोई और जीवन दिया जाना चाहिए कि हम कम से कम इससे निकलें, अपना शरीर बेचने की मजबूरी से हमको छुटकारा मिले। हम तो अपने बच्चों तक को नहीं क्लेम करते कि ये हमारे बच्चे हैं, जबकि इसी शहर में और दुनिया भर में वो घूम के नौकरी चाकरी कर रहे हैं और वे सो कॉल्ड सम्मानित जीवन जी रहे हैं। तो ये जोर से ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारे बच्चे हैं। तो उन वेश्याओं ने जाने से इनकार कर दिया वहां से, और अंत में नहीं हटा पाया प्रशासन, क्योंकि कोई उसके पास तरीका नहीं था। वेश्याओं को कोई वो अल्टरनेट जीवन नहीं दे सकता था, और मंशा भी नहीं थी ऐसा करने की। बल्कि वेश्यावृत्ति कुछ दिन के लिए बंद की गई एक जगह, तो वो पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में कालगर्लों के रूप में फैल गई, और उन्होंने पुरानी कालगर्लों को धंधे से बाहर कर दिया, क्योंकि ये भूखों मर रही सस्ती कालगर्लें थी। तो उस बीच में मुझे उनके साथ रहने का मौका मिल गया, मेरी दिलचस्पी थी उनके जीवन में, तो मैं रह गया उनके साथ। और इसको मैंने कुछ रिपोर्ट भी किया अपने अखबार में कभी कभार। किस अखबार में? हिंदुस्तान अखबार में। तो वो जो अनुभव था, वो जो उनका एक आंदोलन था, बहुत यूनिक किस्म का वेश्याओं का आंदोलन, कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि वेश्याएं भी आंदोलन करती। तो वो नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी आई, और जिसमें वेश्याओं का मीडिया से, राजनेताओं से, एनजीओ से, या समाज को सुधारने बदलने की बात करने वाले लोगों से कैसा वास्तविक संबंध है, ये मठाधीशों से, बाबाओं से, धर्मगुरुओं से। तो ये वो कहानी हुई। और फिर उसके बाद और भी कहानियां हैं उस किताब में,
और ज़्यादातर बनारस के ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ही कहानियाँ। जैसे उसमें एक कहानी है दंगा भेजियो मौला। उसमें मुसलमान नौजवान कामना करते हैं कि हे अल्लाह दंगा भेजो, ताकि ये जिल्लत की ज़िंदगी जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इसके बजाय आमने सामने लड़के मरे। दंगा हो तो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, स्टेट ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दरअसल उस कहानी में। मतलब वो एक खलार का लो लैंड वाला इलाका है जहां हर बरसात में पानी भर जाता है, एक बार बाढ़ आती है, ज्यादा पानी भर जाता है और प्रशासन उस पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं करता। और प्रशासन ये सोचता है और राज्य ही ये सोचता है कि ये चूहों की तरह वहीं डूब के मर जाए तो बेहतर। तो कुछ लड़के जो वहां नाव चलाना शुरू करते हैं और लोगों को रसद खाना पहुंचाना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं, उनके भी सारे प्रयास जब विफल कर दिए जाते हैं और उनको भी जब त्रस्त किया जाने लगता है कि ये पाकिस्तानी है और उनको मर जाना चाहिए, तो यही कामना करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह दंगा सचमुच करा दो दंगा, ताकि वो लड़ के मर जाए। उसके बाद मैंने एक और ट्रेवलॉग लिखा, कीड़ा जड़ी। वो आप जानते हैं कि कीड़ा जड़ी एक काम शक्तिवर्धक है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने वाली चीज है। हिमालय में जहाँ ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनकी घास में वो पैदा होती है, बहुत कीमती है, सोने से उसकी कीमत कभी कम नहीं रहती है और चाइना उसका सबसे बड़ा निर्यातक है, सारी दुनिया में भेजता है। तो उसको निकालने वालों की जिंदगी कैसी है वो, क्योंकि वो ये बहुत कठिन काम है। घुटनों पे मोटरसाइकिल के टायरों को काट के पैड बनाए जाते हैं, कोहनी और घुटनों पे लगाए जाते हैं और उस ग्लेशियल हाइट पे जहाँ ग्लेशियर होते हैं, जहाँ अभी भी बर्फ पिघली है बसंत में, वहां घुटनों के बल रेंगते हुए एक दिन में 8 या 10 कीड़ा जड़ी वो निकालते हैं। और वो बिकती है महंगा, वो 8-10 लाख रुपए किलो बेचते हैं और एक आदमी 1 किलो बेच भी नहीं पाता, वो 200 ग्राम 500 ग्राम मिल गया तो बहुत है एक सीजन में। और इतने से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती है, कुछ नकदी आ जाती है। लेकिन ये निर्धारित मात्रा से ज्यादा रखना अवैध है, तो उसकी स्मगलिंग भी होती है। और मेरा संजोग से मेरा सामना एक यूक्राइनी और 2 रूसी स्मगलरों से हो गया था, जो पुलिस की आंख में मिर्च वाला स्प्रे डाल के और पुलिस वालों की पिटाई करके भाग निकले थे वहां से। तो उसके बाद मैंने उसकी पड़ताल करनी शुरू की और उन्हीं लोगों के साथ रह गया जो लोग कीड़ा जड़ी निकालते हैं। तो वो किस तरह की जिंदगी है इसके बारे में, एक टफ अपर हिमालय में उस अल्टीट्यूड में किस तरह की जिंदगी है, उनके धार्मिक सामाजिक विश्वास क्या है, उनका सामुदायिक जीवन कैसा है, इसके बारे में किताब ट्रेवलॉग। और उसमें दुखद ये रहा कि उसमें जो एक आदमी वहां मेरा दोस्त बन गया था, बाद में कीड़ा जड़ी वाले ही इलाके में एवलांच में बर्फ में दब के उसकी मौत भी हो गई। अच्छा। तो वो है। फिर एक और कहानी, लंबी कहानी छपी, गौसेवक, वो इसकी राजनीति के बारे में है, जो काउ पॉलिटिक्स इन दोनों चल रही है। तो उसमें एक आदिवासी चलता पुर्जा नेता है जो उसी इलाके का रहने वाला है, सोनभद्र इलाके का। वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि वो उसी इलाके का है। तो उसको एक मुसलमान की तलाश है चुनाव जीतने के लिए, कि अगर कोई मुसलमान मिल जाए और वो काऊ स्मगलिंग करता है तो उसको गायों के साथ भीड़ से मरवा करके ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीता जा सके। क्योंकि पैसा बांट करके और अन्य तरीकों से चुनाव जीतना वहां असंभव, तो उसको उसकी पार्टी का जो हाईकमान है सजेस्ट करता है इस तरीके से तुम चुनाव जीत सकते हो। तो हत्या करने के लिए एक मुसलमान की तलाश की कहानी है गौसेवक। और
उसके बाद एक और किताब है सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, जिसे एक ठीक ठाक अमर उजाला सम्मान भी मिला था। तो वो मैंने जो कॉलम लिखे हैं इतने दिनों में अखबारों में, उनका कलेक्शन। अच्छा। और उसको बांट लिया गया है कि खेल पे, सामाजिकता पे, राजनीति पे, संस्कृति पे या निठल्लापने पे जो कॉलम है वो उनका एक कलेक्शन है। और अभी ये कहानियों का कलेक्शन आया अप्रेम, ये पिछले 10 साल में लिखी गई कहानियां। तो यही किताबें हैं, 4-5 किताबें। ठीक है। इस सब के बीच में हमने ये नहीं पूछा आपसे कि आपकी शादी कब हुई? मैंने शादी नहीं की, कभी नहीं की, और मैं कभी करना भी नहीं चाहता था, इसलिए कि ये जो परिवार नाम की संस्था है, इससे मेरा झगड़ा बड़ा पुराना है। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि ये परिवार जो है आदमी को आत्मकेंद्रित और स्वार्थी बनाता है। या आप जैसे ही अपने परिवार के बाहर के लोगों के बारे में कुछ भी सोचते हैं, करना चाहते हैं, आपका परिवार ही आपका दुश्मन हो जाता है। वो बाहर की दुनिया की एंट्री रोकता है, और परिवार में के अंदर जो एक पावर पॉलिटिक्स होती है, जिसमें हिंसक, क्रूर और होशियार लोग हमेशा अपने से कमजोर लोगों की जिंदगियों को नियंत्रित करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उसके चक्कर में उनकी जिंदगियां तबाह भी कर देते हैं। तो परिवार संस्था कभी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी रही होगी, और इसके बहुत अच्छाइयां रही होंगी, इसीलिए इसका गुणगान इतना किया गया है हमारे यहाँ। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट सड़ चुका ढांचा है परिवार का। तो मैं नहीं शादी वादी के उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, तो मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहा। सबसे पहले तो लखनऊ में 10 साल शिल्पी के साथ, और फिर हमारा अलगाव हुआ, और शिल्पी ने फिर दूसरी शादी कर ली, और मेरा एक बच्चा हम लोगों का, मेरा क्या हम लोगों का, उन्हीं के साथ है, शिल्पी के साथ है। फिर उसके बाद दिल्ली आने के बाद में फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा जया के साथ। तो अब हमारा एक और बच्चा है जो 3 साल का है। तो मैंने शादी नहीं, और उसका कारण मैंने आपको बताया ही कि परिवार नाम जैसी चीज में मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म का परिवार मेरा निर्मित हुआ, कि जो मेरे दोस्त हैं लाइक माइंडेड और अनलाइक माइंडेड भी, उनमें कुछ और भी खूबियां हैं कि वो लाइक माइंडेड ना होते हुए भी मेरे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवार, इन दोस्तों का परिवार, ये जो है ढीला ढाला सा परिवार, ये कहीं उससे ज्यादा अच्छा परिवार है मेरे अपने परिवार से। इसमें ज्यादा आजादी है कुछ भी कहने की, सुनने की, साझा करने की, ना करने की, और ये उस तरह से नियंत्रित नहीं करता जिस तरह से हमारा पारंपरिक परिवार करता है। तो अब यही मेरा परिवार है, और मुझे लगता है कि सबको यही करना चाहिए कि अपने परिवार से बाहर एक परिवार खोजना चाहिए, ताकि आप अपने मन की जिंदगी जी सकें और उनको भी अपने मन की जिंदगी जीने दें। ठीक है, तो हम लोग अब करीब करीब आखिरी में पहुंचे हैं। अनिल जी, हमको बताइए कि मुख्य रूप से 2, मतलब अपने सचेतन जीवन में आपने 2 काम किए, एक किए और एक कर रहे हैं, यानी पत्रकारिता और लेखन। राजनीति भी तो की, राजनीति भी की। हाँ, राजनीति भी की। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? हाँ। क्या सीखा? एक सीखने के नाम पे क्या कहूं, इस नजरिए से मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, एक तो मैंने पेशेंस सीखा, धैर्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि
चीजों पे तुरंत रिएक्ट करना, नतीजे पे पहुंचना आपको कहीं नहीं पहुंचाता। सबसे खराब से खराब लोगों में भी कोई न कोई अच्छी बात होती है, और वो बिना धीरज के नहीं दिखाई देती है। और दूसरा ये है कि जब आप धैर्य वाला जो आपका समय होता है, उसमें जो विचार होते हैं, उसी में आपको अपनी मुश्किलों को सुलझाने की राह भी मिलती है। वो जो एक टाइम आप बाई करते हैं पेशेंस के नाम पे, एक तो धैर्य सीखा। दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि जीवन को स्लो तरीके से जीना चाहिए, धीमे तरीके से जीना चाहिए। अगर आप बहुत तेज तरीके से जीते हैं, जिसको कहते हैं आजकल मल्टीटास्किंग का फैशन है, सब कुछ कर लेना है, धाड़ 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 धाड़, 40 से पहले सब कर लेना है, तो आप सचमुच उसको एंजॉय नहीं कर पाते जीवन को। बस आप उसकी रट में मशीन की तरह लगे रहते हैं। और इस स्लोनेस का अपना एक मजा है। एक तो आपको आनंद आने लगेगा, और दूसरा ये है कि आप उन चीजों को देख पाएंगे जो अब तक आपसे छिपी हुई। मतलब आपको अपने पड़ोस में, घर में, अपने बिल्कुल बगल की जगह में मानव स्वभाव की विचित्रता का पता चलेगा, और सैकड़ों कहानियां मिलेंगी। तो ये एक स्लोनेस बहुत जरूरी है, धीमा होना जरूरी है। और दूसरा ये है कि पढ़ना बहुत काम की चीज है, और वो भी इसी स्लोनेस और धैर्य के साथ पढ़ना। शुरुआती समय में मैंने पढ़ा बहुत, लेकिन उसमें से बहुत कम मेरे भीतर रह गया। मैं बहुत तेज, चूंकि मेरे भीतर प्रतिक्रिया होती थी, तो मैं पूरे टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझे बिना ही मनमाने नतीजे भी निकाल लिया करता था। तो मैंने देखा कि उन्हीं किताबों का बिल्कुल दूसरा अर्थ अब समझ में आता है। तो एक तो पढ़ना सीखा मैंने, और भी सीखा बहुत सटल 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 बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक तरीके से मुझे अभी नहीं, मैं उसको शब्दों में कह पा रहा हूं। लेकिन ये प्रोसेस है, रोज ही कुछ न कुछ सीखना चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये कभी उसका जो विभव होता, पोटेंशियल होता, इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता है कि मैं कुछ सीख रहा हूं। वो तो बढ़ते 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 जब वो एक्शन में, कर्म में बदलने की स्थिति में आता है, तब लगता है कि हाँ यार, कोई नई चीज मुझ में आ रही। नहीं तो वो तो चलती रहती है प्रक्रिया सीखने की। तो यही है। लेकिन हाँ, मुझे पेशेंस और स्लोनेस, दो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, जिनको मैं कह पाया, वरना और तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है। हमने देखा है कि जो स्थापित, मान्य बौद्धिक और साहित्यिक जगत के बड़े पुरोधा लोग हैं, वो हर छूटते वाक्य के साथ पुराणों को, मिथकों को, वेदों को, कालिदास और तुलसीदास पर लहालोट होकर आगे की बात कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक वैश्विक मंच हो, उस पर एक हिंदी का मूर्धन्य आलोचक या लेखक या पुरस्कृत व्यक्तित्व तुलसीदास को कहे बिना उसकी बात पूरी नहीं होगी। फिर जब आप अपने को देखेंगे तो आप भी क्या इन्हीं पटरियों से होकर, इन्हीं धमनियों को एंडोर्स करते हुए कहेंगे कि हाँ, मतलब हम एक महान साहित्यिक परंपरा के वारिस हैं? नहीं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इतनी देर की बातचीत में मैंने किसी को कोट नहीं किया। कर सकता था, और मेरे पास भरपूर अवसर था,
तो इसका कारण यह है कि एक तो हमारे यहाँ धर्म एक बड़ी सेंट्रल चीज रही है, बहुत केंद्रीय चीज, और बीच का जो समय है आजादी से पहले और उससे पहले चले जाइए, आप 500-600 साल पीछे तक चले जाइए, क्या धार्मिक है क्या अधार्मिक है, क्या शास्त्र सम्मत है क्या अशास्त्र सम्मत है, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, क्या स्वर्ग ले जाएगा क्या नरक ले जाएगा, इस कसौटी पे पब्लिक डिस्कोर्स चलता रहा है, या हम तक अब पहुंचा है। क्या पता किसी और रूप में चलता रहा हो, क्योंकि हम तो उसमें थे नहीं 500 साल पहले, 200 साल पहले। हमारे पास तो जो कुछ डॉक्यूमेंट किया गया वही पहुंचा है ना। लेकिन हाँ, ये हम मानते हैं कि मुख्य धारा जैसा था। तो हमारे यहाँ एक तरीका है कि अपनी बात को इसके पहले कहे गए बड़े लोगों की, मतलब जिनकी मान्यता रही है, जिनका सामाजिक जनजीवन पे प्रभाव रहा है, उनके साथ जोड़ते हुए कहा जाए। लेकिन ये मूलतः एक तरह की इंफीरियरिटी है, हीनता, जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि हम जो कह रहे हैं, एक तो हमको अपने उस कहे पे विश्वास नहीं, दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि हमारे उस कहे में कोई सार नहीं है, इसलिए हम अतीत के बड़े नामों की रोशनी में खड़े होकर कहते हैं। कि हमको इतना मामूली मत समझो, हम कालिदास की परंपरा के हैं, हम तुलसीदास की परंपरा के हैं, हम भवभूति की परंपरा के हैं, या हम ब्रह्मा विष्णु महेश भगीरथ की परंपरा के हैं। ये एक इंफीरियरिटी, हीनता। और दूसरी बात यह भी है कि उसके दो हिस्से, पुराण तो विशुद्ध गप, विशुद्ध गल्प, और उसमें 1000 तरह की अच्छी और बुरी बातें कही गई। कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। और ये पुराणों की ही महिमा है कि हम कहते हैं कि आपने आज परमाणु बम बनाया, हमारे यहाँ तो ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने दुनिया का कई कई बार खत्म कर दिया था, या पुष्पक विमान बनाया हमारे यहाँ था। आप तो आज एविएशन, उड्डयन की बात आप करते हैं और एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से। या खुद हमारा प्रधानमंत्री कहता है इस बात को कि गणेश जी के सूंड का फिट होना उनके सिर के पे प्लास्टिक सर्जरी का पहला नमूना था। या बिल गेट्स के सामने बोलता है कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही आप एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आई कहते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें अच्छा बुरा खोजा नहीं जा सकता है, वो इतना बड़ा है। तो ये एक तरह की धांधली है, अपनी बात को वैधता देने के लिए आप मनमाने तरीके से पुराणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के लिए वसुधैव कुटुंबकम बहुत कहा जाता है, फिर राष्ट्रवाद क्या है? अगर सारी दुनिया एक कुटुंब है हमारे लिए, दूसरों के लिए है कि नहीं, लेकिन हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और उदार चरित वाले तो नहीं, फिर राष्ट्रवाद क्या है? और अगर ये दुनिया कुटुंब है तो उसके साथ आप ये मुनाफे का व्यापार क्यों करते हैं? आयात कर निर्यात कर क्यों? या दूसरे देश के लोगों का आप स्वागत क्यों नहीं करते और आपका स्वागत दूसरे देश वाले क्यों नहीं करते? तो ये कहने के लिए एक लॉफ्टी किस्म की, मोहक किस्म की बात है, जिसपे ताली वाली बजाने की भी आदत पड़ गई है लोगों को, यांत्रिक तरीके से बज भी जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो कुछ कहा गया था वो किसी देश काल में, किसी काल में, किसी खास चीज को एड्रेस करते हुए कहा गया था। तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। मैं अपने समय को देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं मैं वो करूंगा।
मैं किसी और की रोशनी में खड़ा होकर के सिर्फ वैधता पाने के लिए कि मैं जो भी कह रहा हूं इसी बहाने वो भी सुन लिया जाए, इससे अच्छा है मैं कहना लिखना बंद कर दूंगा, जो कहूंगा अपना करूंगा। तो इससे आप निश्चिंत रहें, ये नहीं होने जा रहा कि मैं तुलसीदास और कालिदास के सहारे अपनी बात करूं, ये होगा ही। क्योंकि हमने लिखना लिखना क्यों शुरू किया? ये सिर्फ इसलिए था कि नाम होगा, पैसा मिलेगा और यशस्वी होंगे, ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। लिखना अपने भीतर के अंधेरे कोनों में जाना और अपने को खींच करके विकसित करना भी, अपने को डेवलप करना भी है, और अपनी संपूर्णता का सामना करना भी है कि मैं सचमुच क्या हूं। वो जो डेवलपमेंट है, वो जो अपने आंतरिक विकास को महसूस करना है, अपने इलेवेशन को महसूस करना है, वो किसी को कालिदास, तुलसीदास या पुराण या ब्रह्मा विष्णु महेश करके ताली बजवा लेने से कहीं बहुत बड़ी और बहुत आनंद देने वाली बात है। बड़ी ही बात नहीं है, सुख देने वाली बात है। तो उस सुख का समझौता मैं इससे नहीं कर सकता, ना हो पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हम समझते हैं कि हमारे सुनने वालों को एक, जहाँ से हमने शुरू किया था कि एक 360 डिग्री का एक आइडिया अनिल यादव जो आपके प्रिय लेखक हैं उनके बारे में मिले तो मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे लिसन विद इरफान। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। और क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं खुद अपने मज़े के लिए अपने संसाधनों से अपना समय लगा कर करता हूँ, आप चाहें तो हमें यहाँ पर सहयोग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। आपके सहयोग से हम इस पॉडकास्ट की श्रृंखला को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके पीछे कोई सांस्थानिक सहयोग या कोई मदद नहीं है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने मज़े के लिए और एक समय को दर्ज करने के प्रयासों में अपने पैशन के तहत करता हूँ। तो मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। नमस्कार।